चार एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर वन कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। सर देखिए, मेरे इंडियन दोस्त भी हैं। अच्छा, जाहिर बात है वहाँ पे उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, अच्छा। तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द फिफ्थ रिचेस्ट नेशन ऑफ द प्लेनेट अर्थ। ठीक है, नाउ इंडिया क्रॉस द इंग्लैंड। दे डिक्लेयर $7 ट्रिलियन। ठीक हो गया। इंग्लैंड अब सिक्स्थ हो गया और इंडिया फिफ्थ। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है। और जो बाकी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे कि शहबाज शरीफ साहब ने इमाम खुमैनी साहब से जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है उनके प्लेन क्रैश पे अफसोस के बाद $2 बिलियन मांगे, ये खबर एकदम झूठ है। और प्लीज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो इस तरह की न्यूज दे रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ अफसोस करने गए। पैसा तो हम फोन पे भी मांग सकते हैं, वहां बैठ के मांगने की क्या जरूरत है। अच्छा थोड़ी लगता है कि लोग अफसोस के लिए आए हैं, उनका चौथा है मतलब सॉरी उनका अफसोस करने के लिए गए और उसके बाद वो वहां पे पैसे मांगने लगेंगे। मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस किस्म की न्यूज चला रहे हैं। नंबर टू में बात करूँगी, जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई। उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना, जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम कि भाई न्यू इंडिया इज डेंजरस, मतलब कि जैसे किस वजह से कहा होगा? दुनिया के सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है। ठीक है, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है उनकी, इससे भी ज्यादा ऑलमोस्ट, इससे भी ज्यादा तकरीबन है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, हमेशा उनकी तारीफ ही करेंगे। ठीक हो गया। बात है, उनको अपना मुफाद, अपने मुफाद की खातिर तो वो अब एक जगह पाकिस्तान और एक जगह इंडिया हो। ठीक है, अगर पाकिस्तान अपनी राइट पे होगा, लेकिन फिर भी वो इंडिया को फेवर देंगे। 88.8 का पाउंड है अफगानिस्तान में, ठीक है, 98-99 का है इंडिया में, ठीक है, 115-120 जो है वो है बांग्लादेश में, ठीक है, 350-360 पाकिस्तान में। होए होए होए। तो इसमें किसका कसूर है? नवाया सोनिया भाई पुराना ही चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ है वो मीडिया है। ठीक है, मीडिया में वो आपको चीज बताई जाएगी जो उस कंट्री के मफाद में है। ठीक है, ये क्यों कर बताएंगे कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया है। पॉइंट है। अगर ये पब्लिक को बताना शुरू कर दें कि इंडिया तरक्की कर गया, तो पब्लिक कल को इनसे ये क्वेश्चन करेगी। दोस्तों, पिछले 2 साल में पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। पाकिस्तान में कई आतंकी जो भारत के दुश्मन भी हैं का खात्मा हो रहा है। समय समय पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, जब पाकिस्तान में भारत के वांटेड आतंकियों डॉन और उनके साथियों को अज्ञात हमलावर मौत के घाट उतार देते हैं। इससे पाकिस्तान में रह रहे भारत के दुश्मनों में भी डर का माहौल है। जो आतंकी पहले खुले में भारत को धमकियां देते थे, यहाँ तक कि रैलियां करने से भी नहीं डरते थे, वो अब अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। हाल ही में भारत के एक और दुश्मन का पाकिस्तान में खात्मा हो गया है। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास साथी छोटा शकील की। हाल ही में पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन
इब्राहिम के खास साथी छोटा शकील की मौत हो गई है। छोटा शकील कराची में रहता था और वही मृत पाया गया। छोटा शकील की मौत के पीछे अज्ञात हमलावरों का ही हाथ बताया जा रहा है। हालांकि शकील की मौत आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऑफिशियल अकाउंट्स का यह दावा कर रहे हैं कि शकील मारा गया। छोटा शकील ने दाऊद के कई कामों को अंजाम दिया था, इसी वजह से वो भारत में वांटेड की लिस्ट में शामिल था। संजय दत्त गैर कानूनी हथियार रखने के लिए काफी समय तक जेल में रहते थे। संजय के पास से जो हथियार मिलते थे, उन हथियारों को 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके में इस्तेमाल करने के लिए मुंबई भेजा गया था और संजय को वो हथियार छोटा शकील के जरिए ही पहुंचाए गए थे। हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है। 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की। कोशिश करते हैं, लेकिन सर बात यहाँ पर ये, हम दोनों कंट्रीज़ में अमन की बात करते हैं कि यार बड़े बड़े क्लैशेस हो गए, बड़ा कुछ हो गया, हमने भी इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने भी लगाए, कहीं हमारी गलती भी रही होगी, कहीं उनकी गलती भी रही होगी। ऐसा नहीं कि गलती वन साइड थी, लेकिन ये जो हालात हैं, कितनी हुकूमतें चली गई आ गई, लेकिन वो जो नफरत है ना उसका मेयार गिर नहीं रहा, बल्कि नफरत के पहाड़ और ऊपर हो रहे हैं। एक्चुअली ये है ना कि हम हमारे साइड से भी अच्छा कोई फॉरेन पॉलिसी और हमारे नेबर्स कंट्री के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी वेरी नहीं रह गई है। दोनों कंट्रीज जब सब कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो गए, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए थे, उस वक्त तो हमारे सारे मामला डील हो गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 से 4 फोर्स वार्स हो गए। उस वार्स में हमारा कंक्लूजन कुछ नहीं निकला, सिर्फ हमारे लॉजेज और कैजुअलिटीज़ के अलावा। तो हमें अच्छा है कि एक वेल एंड फॉर्निश, जैसे कि अभी डिफरेंट वर्ल्ड में इंटरनेशनली जो नेबर कंट्रीज़ हैं अपने साथ ट्रेड ओपन किया हुआ है। इंटरनेशनली अपने जब भी न्यू गवर्नमेंट आती है इनको कंग्रेचुलेशन करते हैं और इनके साथ ट्रेड करते हैं, बिजनेस पे, फॉरेन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करते हैं, ताकि हमारे अभी देखें अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो जाता है या फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो जाती है तो हमारी इकनॉमिक भी स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ है वो भी क्लियर होंगे। इंटरनेशनली हम हमारे अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ भी क्लियर हो जाते हैं, हम इकनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इससे बड़ी बात पाकिस्तान गवर्नमेंट और आवाम के लिए नहीं है और इवन इंडिया के लिए भी, ठीक है ना। तो हमने इस ऐसे इन्वायरमेंट को हमने फॉलो नहीं किया, बल्कि हमने अपना जो कहते हैं इसके लिए नेपोटिज्म्स और ये इसके लिए एक लफ्ज़ है पॉलिटिक्स में कि गेनिंग ऑफ पावर के लिए हम कोई ना कोई अपना वो स्टेटमेंट दे देते हैं। अभी जब कैंपेन होती है इंडिया में तो हमारे ऊपर दिलेम करेंगे, हम पाकिस्तान को ये करेंगे वो करेंगे करके वोट लेते हैं। जब यहाँ पर होती है ये इलेक्शंस के कैंपेन्स होते थे, यहाँ पर भी अच्छे अल्फाजी जुमले कसे जाते हैं। तो ये जो सियासी माहौल है, ये लीडर जो हमारी लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप की खासियत ये होती है कि नेबर कंट्रीज़ को साथ लेके चलें और अच्छा ट्रेड करें, अच्छा फॉरेन पॉलिसी मेंटेन रखें, ताकि जो नेबर कंट्रीज़ का मिसाल बने। अब देखो हम सार्क में हमेशा हैं, सार्क के क्या डेवलपमेंट आए, सार्क तो बिल्कुल खत्म है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप 2 कंट्रीज में आती है पाकिस्तान और इंडिया, ये अभी अपनी क्लैश में लगे हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्लो, और साथ में आसियान को देखें, आसियान कितनी प्रमोट करती है, साथ में यूरोपीय यूनियन को देखें। हमने तो